तो देखो, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो है हमारे, वो हमारी जो पॉलिसीज है, सोशलिज्म की जो पॉलिसी है उसी से डराइव करते हैं लिबरलिज्म। लिबरल मतलब कि हमारी जो पॉलिसी है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डिग्निटी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट टू लाइफ और डिग्निटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है। तो हमारी जो गवर्नमेंट मतलब हमारी जो कंट्री का कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, वो लिबरल है। लिबरल मतलब उदार, मतलब नाइदर टू रिजिड और नाइदर टू फ्लेक्सिबल। मतलब ना तो हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिजिड है कि मतलब आपको हर बात के लिए पुलिस पकड़ के ले जाती है, गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी तो पुलिस पकड़ कर लेगी। अगर तुम यूएस में नॉन पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर देते हो तो तुम्हारा टिकट कट जाता है। हमारे यहाँ उसे चालान कहते हैं, वहां पे उसे कहते हैं टिकट। ठीक है, और वो टिकट पे कंपलसरी तुम्हें पैसे भरने होंगे, ये नहीं कि फोटो खिंच जाएगा और वो चालान 10-10 साल तक भी ऐसे ही पड़े रहता है, कोई भरने नहीं जाता, वो तुरंत के तुरंत फिल होते हैं। ठीक है, लेकिन इन आर कंट्री ऐसा नहीं होता, कहीं भी सड़कों पे भी गाड़ी पार्क हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है हमारी गवर्नमेंट ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा नरम है। ठीक है, नरम इसलिए कि ऐसा भी नहीं है कि वहां पर तो गन रख सकते हैं ना, अब 18 वहां तो खुले में गन रख सकते हैं, या तो हमारे कांस्टेबल को गन नहीं देते, तुम्हें पता ही है ना, लाठी है अभी भी उन लोगों के हाथ में। तो इसीलिए हमारी जो कंट्री का प्रिंसिपल है दैट इज लिबरल और इंटेलेक्चुअल, मतलब हम जिस पॉलिसी में बिलीव करते हैं वो उदारवाद है और वो इंटेलेक्ट से आती है। ठीक है, बुद्धि से आती है जिसे कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मतलब जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे दैट इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 तुम लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, आंख बंद करके भी कोई पूछ लेना कि आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हें गलत नहीं करना है। व्हाट इज, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी तुम लोगों को, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड अकॉर्डिंग टू यू? देयर इज वन पर्सन, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। ठीक है, इसने मर्डर किया, इसने भी मर्डर किया, तो क्या लगता है दोनों को सेम सजा मिलेगी? है? अरे मर्डर ही किया है यार, और कुछ नहीं किया, मर्डर ही तो किया है, दोनों को सेम सजा मिलेगी? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लग रहा, तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी? सेम ही मिलनी चाहिए ना। हाँ तो मिलनी क्यों नहीं? नहीं तो बस जुवेनाइल में वो तो आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ मर्डर की कौन कितनी सजाएं हैं, मर्डर की कौन मतलब मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी मर्डर के लिए? दो, दो है। मर्डर के लिए देखा जाता है कि वो मर्डर अगर उसने अपने डिफेंस में करा तो सजा कम भी हो जाती है, बट बेसिकली कितनी कौन सी है भाई उसको? हाँ, या तो उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी भाई, दोनों बंदों को या तो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी और या फिर दोनों को क्या मिल जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, उम्र कैद हो जाएगी दोनों को। तो ये तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मतलब जो सब पे अप्लाई होगा, मतलब अगर मर्डर मैं करूं या तुम लोग करो सजा सेम मिलेगी। ठीक है, इतना यही है ना लॉ, दिस इज द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि पूरा जो सिस्टम है उस पे सभी सिटीजन्स पे वो जो पर्टिकुलर लॉ है वो उन सब पे अप्लाई होगा। जैसे कि राइट टू लाइफ, मैं कह दूं कि हमारे लिए तो राइट टू लाइफ है, लेकिन हमारे सोल्जर्स के लिए राइट टू लाइफ नहीं है, ऐसा है? नहीं, सोल्जर्स के लिए भी है राइट टू लाइफ, तो सभी के लिए है, सभी प्राणियों के लिए, मतलब सभी इंडिविजुअल जो है सभी के लिए राइट टू लाइफ, इवन राइट टू लाइफ एनिमल्स के लिए भी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ लो कि जो लॉ इस पे अप्लाई हो रहा है वो लॉ सिटीजन बी पे भी अप्लाई होगा, बराबर बराबर। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, बराबर अप्लाई होगा। लेकिन बेटा हमारे यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत पहले भी डिस्कशन में बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारे क्या क्या सेम है। आईपीसी सेम है बेटा हमारी, ये कब बनी थी? 1860 में। हमारी सीआरपीसी सेम है, सीआरपीसी हमारे यहाँ अब जो हम फॉलो करते हैं वो बेटा 1973 की है जो बनी थी। कौन सा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये लिखा रहता है कि अरेस्ट कैसे होगा और अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सब किस में लिखा है? सीआरपीसी पे।
फिर है बेटा हमारा एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट भी सेम है, सभी पे सेम अप्लाई होगा। एविडेंस एक्ट है हमारा 1872 का, यस 1872 है, यस ठीक है। सीपीसी है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, ये 1908 का है, ठीक है। तो और स्पेशल मैरिज एक्ट, चलो ये भी ले आते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट एसएमए, ये है 1954 का, ठीक है 1954 का। तो बाकी सारे लोग हमारे सेम है। अच्छा हमारा सेम क्या नहीं है, हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है या नहीं है, ये बताओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, किस कंटेक्स्ट में भाई, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सारी चीजें हमारी सेम है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सब पे लागू होगा। क्या अलग है, किसके बारे में इतना झगड़ा चल रहा है कि क्या हमारा डिफरेंट है? पर्सनल लॉज है ना, पर्सनल लॉज हमारे डिफरेंस है। यानी कि इफ इवन इन जो मैरिजेस, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से डिफरेंट है, ठीक है। वही सेम चीज क्रिश्चियन से डिफरेंट है, और वही सेम चीज सिक्स से डिफरेंट है, ठीक है। समझ रहे हो क्या अलग है? हमारे सिर्फ पर्सनल लॉज अलग है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग्स में हमारे यहाँ शादियां होती हैं, मैरिजेस होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग्स में हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी इनहेरिट कैसे करती हैं कि बेटा इन सक्सेशन, इन हिंदू सक्सेशन, गर्व दिस इज क्वेश्चन टू यू, गर्ल्स को कितना मिलता है प्रॉपर्टी का अभी फिलहाल? मिलता नहीं मिलता? मिलता है, हाँ अब मिलता है, लेकिन एक टाइम था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, हाँ गर्ल्स को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी इन हिंदू सक्सेशन एक्ट में। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर उनका जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी का या उनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का, तो वो इक्वली डिवाइडेड होगा बिटवीन बॉय एंड गर्ल, जो भी उनकी ऑफस्प्रिंग होगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनका प्रोविजन है कि जो प्रॉपर्टी है वो विमेन को भी दी जाती है, ठीक है, बशर्ते बट वो अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। अनमैरिड का तो कॉन्सेप्ट है कि अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड होगी तो क्यों देंगे प्रॉपर्टी उनको, है ना, तो अनमैरिड होनी चाहिए, हाँ। और क्या नहीं, तो वो किसकी है? वो सक्सेशन के बाद वाला बता रहे हैं हम, जैसे कि फादर की जब डेथ हो जाती है तो कौन लीगल हेयर होगा उसका, उस प्रॉपर्टी का कौन लीगल उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ हाँ दे दियो, हाँ अपनी विल से दे दियो, लेकिन बाद में जब झगड़ा होगा, भाई बहनों में झगड़ा होता है कि नहीं मुझे भी दो मुझे भी दो, तो उस झगड़े में अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो पहले चाइल्ड को दी जाएगी, बॉय को दी जाती है, गर्ल को नहीं दी जाती प्रायोरिटी, ये है। तो इसी पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर्टी लॉ बेटा डिफरेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, हमारे सारे लॉ सही हैं, मतलब हमारे क्रिमिनल जो आईपीसी है ये, और जो हमारा सीपीसी, एविडेंस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, सारी चीजें सिमिलर है, सारी चीजें यूनिफॉर्म है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म है, बट हमारे पर्सनल लॉज अलग हैं, और इसी को लेकर जो है बहस चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 बात करता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर बिलो, इसमें लिख लेना 6 इयर्स, ठीक है, 6 इयर्स से नीचे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक जो वो मिलनी चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, ठीक है, देखभाल जो मिलनी चाहिए, वो उसके लिए प्रोविजन स्टेट बनाएगा। और इसके लिए बेटा हमारे स्टेट ने काफी प्रोविजन बनाया, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक स्कीम आई है, कौन सी? पीएम मातृवंदन योजना, सुना है तुमने? मातृवंदन योजना, मातृवंदन योजना के तहत, चलो मैं इसके बारे में बता रही हूँ, स्कीम के, इस स्कीम के तहत है कि अगर किसी भी विमेन का इन विलेजेस कि अगर किसी विमेन का वो फर्स्ट चाइल्ड है तो बेटा उसे 6000 मिलेंगे फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर
6000 मिलते हैं, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे कि 3000 तो आएंगे बर्थ से पहले, है ना, बर्थ से पहले आएंगे, प्री बर्थ ये हो जाएगा, और 3000 आएंगे आफ्टर दी बर्थ, ये आफ्टर में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रोविजन हमारे सेंटर ने बनाया। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। ये भी तुम्हें मैं पहले हमारा बात हो चुकी है इस पे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है बेटा इकोनॉमिकली और एजुकेशनली और सोशली बहुत बैकवर्ड्स है, ठीक है। एंड अदर वीकर सेक्शन भी इसमें ऐड कर लेना, अदर वीकर सेक्शन। ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। तो सोशली तो देखो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है कौन सा, आर्टिकल 17 इटसेल्फ सेज कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई है। और इसमें जो लॉज बने हैं वो सेपरेटली एक बार करेंगे कि कौन कौन से लॉज बने हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 70 क्या करता है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है। और एससीज और एसटीज के लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टेट गवर्न है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ठीक है, कि उनके लिए जो है सीट्स रिजर्व की जाएगी, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज में रिजर्वेशन का प्रोविजन है। और ये रिजर्वेशन का प्रोविजन कब आया था ये भी याद रखना बेटा, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यह आया था पूना पैक्ट के दौरान, जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की बात कही थी, लेकिन गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए थे, उन्होंने कहा था फास्ट अनटू डेथ। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गांधी जी के जो पुत्र थे, मतलब उनके बेटे, वो गए थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो वो है मतलब डिमांड, उसको त्याग दीजिए, नहीं तो हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। फास्ट अनटू डेथ उन्होंने रखा था, तो इसलिए फिर वो पूना पैक्ट में कन्वर्ट हो गया था। और डिप्रेस क्लासेस को जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन फिर 1932 से स्टार्ट हो गया, और उसी के बाद से एससी एसटीज को जो है रिजर्वेशन दिया जाने लगा, ठीक है। और दिस इज ड्यू टू, क्योंकि बेटा वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और अभी भी उनको सोसाइटी में एज अ लोअर कैटेगरी देखा जाता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी अबॉलिश होने के बावजूद भी अनटचेबिलिटी अबॉलिश नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाए। इसके लिए बेटा हमारी नेशनल लेवल पर चल रही है पोषण अभियान योजना, ठीक है, पोषण अभियान योजना। न्यूट्रिशन के लेवल को वो बढ़ाने के लिए पोषण अभियान योजना चल रही है। इसी के तहत बेटा मिड डे मील योजना भी आई थी, जो कि अभी भी चल रही है, मिड डे मील। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है चल रही हैं। 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें बहुत जगहों पर जो है, बहुत सारे स्टेट में बेटा काउ स्लॉटरिंग बैन है। इसमें यही याद रखना कि काउ स्लॉटर जो है दैट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड स्टेट शुड मेक प्रोविजन टू स्टॉप दिस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। बेटा 48 तब ऐड हुआ था जब हमारा WPA बना था। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में। तो ये भी इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि हर स्टेट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 49 कहता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं यानी इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की, जैसे लाल किला, ताजमहल, जो अलग अलग प्रकार के टेम्पल्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के टेम्पल्स हैं, जैसे चोला साम्राज्य में टेम्पल्स बने, अभी होयसाल्स के टेम्पल्स को यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजन स्टेट बनाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ये मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगी तुमको, ये तुम्हें जानना जरूरी है। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से कैसे अलग है, ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन तुमसे दे के जाऊंगी तुमको।
और प्रोमेशन ऑफ इंटरनेशनल, दोनों मैं तुम्हें बता दूंगी। ये जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव क्या है बेटा, कि हमारी जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब गवर्नमेंट से अलग है, ठीक है। इनको सेपरेट रखना जरूरी है, इनके जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो सेपरेट रखना क्यों जरूरी है, नहीं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही जजेस कोर्ट में बैठा देंगी और वो उनके केसों को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी अच्छे से कर लेंगे, बाकी ये आर्टिकल बस नोट कर लेना, तुमको कंटेंट याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक्ट भी है अभी इसमें, एक्ट और बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।